आज हम करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का लास्ट लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड स्लेटर्स रूल। ठीक है, ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको स्क्रीनिंग कांस्टेंट या स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। अगर किसी ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो लेक्चर नंबर 11 में मैंने स्क्रीनिंग कांस्टेंट और स्क्रीनिंग इफेक्ट मैंने अच्छे से समझाया है, तो आप वो समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअल चार्ज फील करते हैं, जो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज फील करते हैं उसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। द एक्चुअल चार्ज फेल्ट बाय द इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मतलब ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे चार्ज किसकी वजह से होता है? प्रोटॉन्स की वजह से। ये मैंने बात आपको पहले बता रखी है। और प्रोटॉन के नंबर किसके ऊपर डिपेंड करता है? एटॉमिक नंबर पे। ठीक है, इसके बाहर हमारी शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अगर हम पूछें कि इसके लिए हमने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कितना न्यूक्लियर चार्ज वो फील कर रहा है। फील मतलब कितनी अट्रैक्शन वो इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस फील कर रहा है, उसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। समझ आई बात कि कितनी अट्रैक्शन ये वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के टुवर्ड्स फील कर रहा है, उसको बोलेंगे हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब ये हम कैसे निकालेंगे? टोटल चार्ज जो है हमारे न्यूक्लियस का, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम Z स्टार से डिनोट करते हैं। टोटल जो हमारा न्यूक्लियर चार्ज होगा उसको हम Z से डिनोट करते हैं। जो हमारा टोटल चार्ज होगा न्यूक्लियस के ऊपर वो किस पे डिपेंड करेगा? एटॉमिक नंबर पे, क्योंकि एटॉमिक नंबर जितना होता है उतने ही हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में, और हमारे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम में जो हमारे रिवॉल्व कर रहे होते हैं 3D डिमेंशन में। ठीक है, माइनस क्या करेंगे हम? स्क्रीनिंग कांस्टेंट, जिसको हम S से भी डिनोट करते हैं, कई बुक्स में सिग्मा से भी डिनोट करा होगा। ठीक है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्या है? हम जो हमारे इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी स्क्रीनिंग करने की कितनी पावर है। ठीक है, वो इस इलेक्ट्रॉन को, जैसे मैंने बोला था इसको कैलकुलेट करना हो, इस इलेक्ट्रॉन को कितना शील्ड कर रहे हैं, कितना स्क्रीन कर रहे हैं टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, उसकी अट्रैक्शन कम हो पाए ड्यू टू रिपल्शन। मैंने, अगर किसी ने स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं पढ़ा तो उसको ये अच्छे से समझ नहीं आएगा, तो प्लीज पहले लेक्चर नंबर 11 जरूर देख लें कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके साथ इनकी रिपल्शन भी होती है। इस एक तरह से वो शील्ड करते हैं इस इलेक्ट्रॉन को, जो हमारे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको शील्ड करते हैं इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स की, यहाँ पे उसकी अट्रैक्शन कम हो पाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी बीच में आ जाती हैं। ठीक है, अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इन इलेक्ट्रॉन्स की स्क्रीनिंग पावर जो है उसको माइनस कर देंगे जितना टोटल चार्ज है हमारे न्यूक्लियस पे उससे। ठीक है, जिसको हम S से भी डिनोट करते हैं और सिग्मा से भी डिनोट करते हैं। अब ये तो हमें पता चल जाएगा आसानी से कि टोटल चार्ज कितना एटॉमिक नंबर से। अब स्क्रीनिंग कांस्टेंट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? S की वैल्यू को हम स्लेटर रूल दिया है उससे हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब स्लेटर रूल क्या होता है उसके लिए भी स्टेप्स लिखे हैं उसने, इसको इतना नोट डाउन कर लो कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा Z-S टोटल न्यूक्लियर चार्ज है। ये है हमारा न्यूक्लियर चार्ज, ये है हमारी स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक है, कि हमारे इनर शेल के इलेक्ट्रॉन कितना स्क्रीन कर रहे हैं आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, लिख लीजिए इसको। फिर हम करते हैं स्लेटर्स रूल। स्लेटर रूल से हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। चलिए, स्लेटर रूल में फर्स्ट पॉइंट लिखिए। इसने फर्स्ट स्टेप में क्या करने को बोला है? स्टेप 1 में इसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अपने वे से लिखा। ठीक है, ग्रुपिंग कर दी उसकी। कैसे ग्रुपिंग करी? देखिए, जो हमारी फर्स्ट शेल है 1s, उसमें कितने सब शेल होते हैं? 1। ठीक है, ये आपको बात हमेशा याद रखो, मैं बार बार हर लेक्चर में बोलती हूँ, नंबर ऑफ शेल्स इक्वल टू नंबर ऑफ सब शेल्स। ठीक है, ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखो। अब यहाँ पे 1s नेक्स्ट है, इसको उसने एक ग्रुप में रखा। नेक्स्ट सेकंड शेल हमारी 2, n की वैल्यू 2, इसका मतलब 2 ही हमारी सब शेल होंगी, 2s एंड 2p, उसको उसने नेक्स्ट ग्रुप में रखा, अलग ग्रुप में रखा। फिर हमारी थर्ड सब शेल 3s, 3p एंड 3d, ये होंगे इसमें। इस 3 शेल में, थर्ड शेल में 3 सब शेल्स होंगी
उसने S और P वाले को तो सेम ग्रुप में रख दिया, D को उसने नेक्स्ट ग्रुप में रखा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी फोर्थ शेल 4s, उसमें कितनी सब शेल्स होंगी 4 शेल में, फोर्थ शेल में कितनी होंगी 4s 4p 4d एंड 4f, 4 में 4 ही सब शेल होंगी। अब उसने फिर से S और P वाले को तो साथ में रखा, लेकिन D और F वाले को उसने अलग अलग कर दिया, ठीक है। इसका अलग ग्रुप बना दिया, इसका अलग ग्रुप बना दिया। ऐसे ही Y वाले में 5s 5p 5d 5f अप टू सो ऑन, ठीक है। इसने फिर यहाँ पे इसकी ग्रुपिंग कर दी और इसको अलग अलग रख दिया, ठीक है। हमें ज़्यादातर यहीं तक ज़रूरत पड़ती है, 5G की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, इसलिए मैंने यहीं तक लिखा। अब इसको नोट डाउन कर लो। फर्स्ट स्टेप में तो हमने इस तरह से ग्रुपिंग कर देनी है हमारी शेल्स की और हमें कैलकुलेट करना है उसके बाद। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेशन। S और P ऑर्बिटल्स के लिए हम अलग से कैलकुलेशन करते हैं, D एंड F के लिए अलग से, ठीक है। मतलब इनकी स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू अलग अलग होती है। अगर हमें S और P ऑर्बिटल के लिए बोला जाए, जैसे हमें 2s एंड 2p के लिए बोल दिया जाए, 3s एंड 3p के लिए, 4s एंड 4p, 5s एंड 5p के लिए, उसके लिए हम ये रूल्स लगाएंगे। D और F के लिए 4f के लिए बोल दिया, 4d के लिए बोल दिया, 3d के लिए बोल दिया, है ना, उसके लिए हम इधर वाले रूल्स देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट रूल है हमारा, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन सेम ग्रुप में हो तो वो कितना कंट्रीब्यूशन करेगा, उसकी जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट का कंट्रीब्यूशन बोल सकते हैं हम, वो कितना होगा 0.35। इसको आप समझने के लिए 2p सब शेल में हमें बोल दिया कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करो। तो हम क्या करेंगे, देखो 2p में हमारा p में 6 होते हैं, इसमें 2 होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जिसका हमने कैलकुलेट करना है, यहाँ पे 5 बचे 6 7, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.35 से, ठीक है। अभी जब हम एग्जांपल्स करेंगे आपको और अच्छे से समझ आएगा, पहले आप रूल्स अच्छे से लिख लो, ठीक है। सेकंड बात है, हम n-1 शेल के लिए जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट की कंट्रीब्यूशन है वो होगी 0.85 और n-2 शेल के लिए जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट की कंट्रीब्यूशन होगी वो होगी 1.0 और इससे लोअर शेल्स के लिए भी जो हमारी स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो होगी 1.0। अभी आप इसको लिख लो, अभी हम इसको जब अप्लाई करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। अब n-1 और n-2 सब शेल का मतलब क्या है, मान लो हमने, चलो 3D नहीं हम P का मानते हैं, 3s और 3p के लिए अभी रूल कर रहे हैं ना, चलो मान लो 3p के लिए हमने निकालनी है स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3p में हमारे जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, उसको तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.35 से, ठीक है। अब ये हमारी शेल हमारे लिए होगी n शेल, ठीक है। अब n-1 शेल, अब जब हम 3p का करेंगे तो ये हमारी पूरी शेल हो जाएगी हमारे लिए n, उसके नीचे वाली जो शेल होगी वो होगी हमारे लिए n-1, उससे नीचे वाली हमारे लिए जो शेल होगी वो होगी n-2। ये आप कैसे समझ सकते हो, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है, तो ये पूरी हमारे लिए n की वैल्यू, ये n शेल है हमारे लिए। नेक्स्ट n-1 करेंगे कितना आएगा 2, हमारे लिए ये n-1 सब शेल है। फिर n-2 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1, 3-2 कर देंगे हमारा आ जाएगा 1, हमारे लिए n-2 सब शेल ये है, ठीक है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका कंट्रीब्यूशन होगा 0.85, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका कंट्रीब्यूशन हम कैलकुलेट करेंगे 1.0। समझ आई बात? अभी हम एग्जांपल से और अच्छे से क्लियर होगा, कोई बात नहीं अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो। नेक्स्ट, ये तो होगी हमारे s एंड p ऑर्बिटल्स की बात। अगर हम d एंड f ऑर्बिटल्स की बात करें तो उसके लिए क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सेम ग्रुप में उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है 0.35 इसी की तरह, ठीक है। लेकिन इससे लोअर वाले जितने भी हमारे शेल्स हैं, ये सब शेल्स बोल सकते हो या शेल्स बोल सकते हो, उनके लिए वैल्यू सभी के लिए 1.0 ही आएगी, ठीक है। इसके लिए सीधा फंडा, इसमें कुछ n-1 हमें शेल नहीं, उसके नीचे वाली शेल नहीं देखनी पड़ेगी, जो हमारी जिसका जैसे हमने 3D का पता करना है, ठीक है। इसके लिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 10, इसमें एक इलेक्ट्रॉन के लिए हमने कैलकुलेट करनी है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है। तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके जो बाकी 9 बचे इलेक्ट्रॉन्स है उसके लिए वैल्यू तो होगी 0.35,
बाकी इसके जो नीचे जितने भी शेल्स है ना उसके लिए वैल्यू होगी 1.0, ठीक है। 1.0 से इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीप्लाई कर देंगे हम जस्ट, ठीक है। अब इसमें एक नोट करके बात लिख लो, वैसे तो आपको ये कैलकुलेट करने के लिए कभी भी 1s के लिए पूछते नहीं है, लेकिन 1s के लिए अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपको कैलकुलेट करने के लिए पूछ ले तो हमने इसके इलेक्ट्रॉन्स की स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू लेनी है 0.30, ठीक है। अगर हमें पूछे यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बताओ यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2, तो हम क्या करेंगे 1 मल्टीप्लाई 0.30, क्योंकि इसमें जो एक दूसरा बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है ना उसकी हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू 0.30 लेते हैं, ओके। ये बात आप याद रखना, नोट डाउन कर लो इसको, जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर हम इसके क्वेश्चंस करके देखते हैं और एप्लीकेशन पार्ट में भी इसके क्वेश्चंस करके देखेंगे, तो प्रैक्टिस हो जाएगी तो मुझे समझ आएगा कि ये है क्या एक्चुअल में। चलिए हम एक क्वेश्चन अप्लाई करके देख लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं। जैसे मैंने बोला शील्डिंग कांस्टेंट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट की हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है फॉर नाइट्रोजन एटम, उसमें हमारे 2p के लिए, ठीक है, नाइट्रोजन एटम में 2p के लिए शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब नाइट्रोजन का हमारा एटॉमिक नंबर 7, ये क्या आ जाएगा 1s2 2s2 2p 4 हो गए 5 6 7, ठीक है। अब इसकी ग्रुपिंग कर लो, फर्स्ट हमारा ग्रुप ये हो गया, सेकंड ये हो गया, इसी तरह से करी थी ग्रुपिंग, 1s को अलग रखा था 2s को अलग रखा था, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करेंगे 2p में जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसके लिए हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है। 2p के लिए हम s और p वाले रूल्स लगाएंगे, ठीक है। चलो जल्दी से कैलकुलेट करते हैं, देखिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की तो हमने स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, जो हमारे बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन कितने बचे, यहाँ पे 2 बचे और यहाँ पे 2, 4 इलेक्ट्रॉन को, ये हमारे सेम ग्रुप में है, इसको हमने अलग ग्रुप में रखा हुआ है ना, s और p को सेम ग्रुप में रखा हुआ है, तो 4 मल्टीप्लाई जो हमारे सेम ग्रुप के एलिमेंट्स का कंट्रीब्यूशन है वो कितना है 0.35 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस हम क्या करेंगे जो उससे ये हमारे लिए होगी अब n शेल, अब ये होगी हमारे लिए n-1 शेल, है ना, समझ रहे हो, ये हमारे लिए n मतलब 2 - 1 कर देंगे तो 1 आ जाएगा, ये हमारे लिए बन गई n-1 शेल। n-1 में देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, n-1 शेल के लिए कंट्रीब्यूशन देखो कितना है 0.85, अब कर देंगे इसको 0.85 से मल्टीप्लाई, ठीक है। इसको कैलकुलेट करिए जरा, वैल्यू कितनी आती है 3.10, ठीक है। इस तरह से हम ये हमारी निकली गई शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू। अब हम इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कैलकुलेट कर सकते हैं एटॉमिक नंबर से इसकी स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू माइनस करके, ओके। अब हम करते हैं इसका एप्लीकेशन पार्ट। एप्लीकेशन पार्ट में हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, साथ साथ में एप्लीकेशन भी हो जाएंगी, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। चलिए ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा मेरे ख्याल से, ये नोट डाउन कर लो आप, तो मैं रब करती हूँ। चलिए इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन हम करते हैं। फर्स्ट हमारी एप्लीकेशन है कि क्यों हम ns ऑर्बिटल्स को फर्स्टली फिल्ड करते हैं, मतलब पहले फिल करते हैं एज कंपेयर टू n-1 d ऑर्बिटल्स, है ना। हमने देखा ना 4s की एनर्जी कम होती है इसलिए हम उसको पहले फिल करते हैं, उसके बाद हम 3d को फिल करते हैं। क्यों करते हैं फिल, देखो जैसे ये समझ आ रहा है ना आपको, n-1 d का मतलब क्या हो, जैसे देखो ये है 4s, अब n-1 d मतलब 4 - 1 3 और d, है ना, 3d ऑर्बिटल को हम बाद में क्यों करते हैं, ऐसे ही 5s, अब 5 - 1 4d, ठीक है, इसको हम पहले क्यों फिल करते हैं, इसको हम बाद में क्यों फिल करते हैं, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन है, इसको एक्सप्लेन किया हमारे स्लेटर्स रूल ने। अब कैसे एक्सप्लेन किया, हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लो किसी का एग्जाम्पल पोटाशियम का ले लेते हैं, 19 इसका एटॉमिक नंबर, ठीक है, भरो जरा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, लिखिए जरा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये हो गए हमारे 18। अब आया 4s1, क्यों हम इसके बाद 3p के बाद 4s को भरते हैं, 3d को नहीं भरते। अब हम दोनों को भर के देखेंगे और इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखेंगे 4s के लिए भी और 3d के लिए भी, फिर अच्छे से एक्सप्लेन होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे कर लेते हैं 4s के लिए। यहाँ पे अगर हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होती, इसकी
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3d1। अगर हम ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते तो हमारे 3d पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना होता है हम वो देखते हैं, और इधर हम 4s1 पे देखते हैं। चलो सबसे पहले 3d, साथ में आपका क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। 3d पे हमने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है, निकालिए जरा। फर्स्ट क्या है, मैं इसका रूल भी यहाँ पे लिख रही हूँ। क्या करना है, हमने 0.35 इंटू हमने करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेम शेल, प्लस हम क्या करते हैं 0.85 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 शेल, ठीक है, प्लस हम कहते हैं 1.0 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-2 शेल। ये हम किसके लिए करते हैं, 4s के लिए करते हैं, ठीक है। और हम सेकंड, मैं फॉर्मूलाज इधर लिख रही हूँ, सेकंड हम अगर हमने जब 3d के लिए करना है तो क्या होगा हमारा फॉर्मूला, देखो 0.35 होगा इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेम शेल, प्लस होगा 1.0 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लोअर शेल्स। ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया, ये आपने नोट डाउन कर लो, अच्छे से कैलकुलेट करेंगे। चलिए अब जल्दी से हम 4s और 3d के लिए कैलकुलेट करते हैं। चलिए 4s के लिए ग्रुपिंग कर लीजिए। सबसे पहले ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये फर्स्ट इस ग्रुप में 2s और 2p हमारे साथ में आते हैं, ये भी s और p साथ में आते हैं, और यहाँ पे 3d है नहीं तो ये अलग ग्रुप में आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले 0.35 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेम शेल। अब हम इसी का कैलकुलेट कर रहे हैं और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कोई भी नहीं है, ठीक है, तो हम यहाँ पे 0 लिखेंगे, प्लस क्या आएगा हमारा 0.85 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 शेल। अब n-1 शेल कौन सी हुई, ये वाली, ठीक है, ये n शेल हुई, ये n-1, ये n-2 और ये n-2 के लोअर वाली शेल। यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, इससे जो लोअर शेल होती है n-2 की, उसके लिए भी कंट्रीब्यूशन हमारा 1.0 ही होता है, ठीक है। ये फॉर्मूले में आप यहाँ ऐड कर लेना। चलिए अब 0.5, अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है देखिए 6 7 8, ठीक है, ये आ गया हमारा मल्टीप्लाई 8 प्लस 1.0, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-2, n-2 में हमारे कितने हैं 6 7 8, और उसके लोअर के लिए भी 1.0 है हम, तो इसलिए इसको भी साथ में ऐड कर लेंगे। 8 हमारे ये 9 10, ठीक है, मल्टीप्लाई 10। इसको इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए वैल्यू क्या आ जाएगी 16.80। ओके, नेक्स्ट हम इसके लिए कैलकुलेट करें अगर 3d के लिए, अगर हम 3p6 के बाद 3d1 फिल करते तो क्या होता, तो हमारे स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू, अच्छा यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी निकाल लो साथ में, z-s मतलब हमारा 19 माइनस 16.80, ये आ जाएगा 2.20, ठीक है, मैं ऊपर करके लिख देती हूँ, 2.20 आएगा हमारा अगर हम 4s में भरते, 4s में भरते हैं। अब 3d में भरते हैं तब कितना आएगा, देखिए हमारा फॉर्मूला क्या है 0.35 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेम सब शेल। सेम सब शेल में हमारे इलेक्ट्रॉन, सब शेल में हमारे इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए जिसका हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो एक ही है, दूसरा तो है ही नहीं है ना, अगर और होता तब तो हम यहाँ पे 1 लगाते। चलिए प्लस हम करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लोअर शेल्स, अब सभी के लिए इनके लिए 1 करेंगे कैलकुलेट। चलो 1.0 इंटू 18, ठीक है, मल्टीप्लाई करो जरा, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 18, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है, वो कैसे आएगा z-s। अब z क्या है हमारा एटॉमिक नंबर हमारा 19 ही है पोटाशियम के लिए, माइनस कर देंगे हम s 18, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1। जब हमने 3d में भरा तो हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना आया 1, ठीक है। अब देखो 3d में हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 1 आया, 4s में हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 2 आया, मतलब 4s में हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा आया। जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ज्यादा उसकी अट्रैक्शन होगी टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, ठीक है,
मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आने का मतलब क्या है कि ये वाले हमारे 4s वाले इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हमारे चार्ज एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ज़्यादा चार्ज फील कर रहे हैं। ज़्यादा चार्ज फील करने का मतलब है वो 3d से ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं न्यूक्लियस के टुवर्ड्स, है ना। जितना 3d नहीं हो रहा उससे ज़्यादा हमारे 4s के इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस अट्रैक्शन ज़्यादा हो रही है एज कम्पेयर टू 3d। उसकी वजह से ये लोअर होता है एनर्जी और 3d हमारा हायर एनर्जी का होता है। उसकी वजह से हम जो अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमारे लोअर एनर्जी को हम पहले भरते हैं और हायर एनर्जी को हम बाद में भरते हैं। इसलिए हम 4s को पहले और 3d को बाद में भरते हैं। क्यों भरते हैं? 4s का हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा आता है एज कम्पेयर टू 3d। ठीक है, क्लियर होगी इतनी बात। अब इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, ये थोड़ा मेस हो गया है, फिर भी आप खुद करके देखना तो हो जाएगा। बस ये नोट डाउन कर लो आप फॉर्मूला। ठीक है, सेकेंड एप्लीकेशन पॉइंट है इसका, वो बोलता है वैसे तो इसने एनर्जीज की कैलकुलेशन को एग्जैक्ट बताया नहीं हमारे स्लेटर्स रूल में, लेकिन इससे हम क्या करते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करते हैं। तो इसने कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को अच्छे से एक्सप्लेन करा। ठीक है, ये इसने क्या किया, हेल्प करी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने में। ठीक है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कैसे, जैसे हमारा साइज एक्सप्लेन किया है ना, आयोनाइजेशन पोटेंशियल एक्सप्लेन किया। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्सप्लेन हुई इसी से, नेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख लेना सही से। ठीक है, अप टू सो ऑन जो भी है। ठीक है, जैसे हम बोल लें हम अलोंग द पीरियड जाएं, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि हमारा इस साइड जाने पे, मतलब द अलोंग द पीरियड जाने पे हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, हम आगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में ये पढ़ेंगे अच्छे से, फिर भी यहाँ पे थोड़ा बहुत देख लो आप कि जब हम अलोंग द पीरियड जाते हैं तो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इस यहाँ से हमने स्लेटर रूल से जब कैलकुलेट करा तो वो इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, इसका चार्ज इंक्रीज होने का मतलब क्या है, उसकी जैसे जैसे हम इधर जाते जा रहे हैं हमारे जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन के साथ, या इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन है न्यूक्लियस के साथ, वो बढ़ती जा रही है। की वजह से हमारा साइज भी तो कम होता जाएगा। देखो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, अब इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इतना नहीं है तो फिर वो उसका साइज बिग होगा। फिर जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, मतलब अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी, हमारा साइज छोटा होता जाएगा। ऑब्वियस सी बात है ये, है ना। तो हमारा अलोंग द पीरियड हमारा साइज छोटा होता रहता है ड्यू टू अट्रैक्शन हमारी इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के साथ ज़्यादा होती है। और उन्होंने क्या बोला, हमारी आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब देखो आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी हमारा, अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी तो इंक्रीज करेगा। अब हमें किसी इस न्यूट्रल एटम को आयोनाइज करना है ना, मान लो, है ना। तो हम आयोनाइज कैसे करते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, ठीक है, उसका पॉजिटिव बना के टाइम बना देते हैं, है ना। आयोनाइजेशन यही होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है कि कितनी एनर्जी लगी हमें आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ठीक है, अब हमारी अट्रैक्शन उसकी बहुत ज़्यादा है। देखो हमारी अट्रैक्शन न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन्स की बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन और हमारे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। अब उसमें से हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसके लिए हमें एनर्जी ज़्यादा लगेगी, ऑब्वियस सी बात है। इसलिए हमारा आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी इस साइड को इंक्रीज करता है। ठीक है, ऐसे हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हमारी टेंडेंसी होती है, हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की। चार्ज ज़्यादा है तो ज़्यादा अट्रैक्शन हो पाएगी। ठीक है, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा। ये हम और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, पीरियोडिक प्रॉपर्टी हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। ठीक है, फिलहाल आप ये पॉइंट याद रखो, ये कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है हमारी साइज, आयोनाइजेशन, एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अच्छे से एक्सप्लेन करता है। ठीक है, इतना नोट डाउन कर लो जल्दी से। थर्ड पॉइंट है हमारा कि जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, एक मिनट में कर्टन्स लगा के आते हैं। चलिए अब ठीक है, फ्लैश थोड़ी कम पड़ रही है धूप की। चलिए, जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स है उनकी जब हम आयोनाइजेशन करते हैं, हमने कल अफबाउ रूल में पढ़ा था ना, जिन्होंने नहीं पढ़ा है पिछला लेक्चर वो प्लीज पिछले लेक्चर्स पढ़ लीजिए, तभी आपको अच्छे से चीजें समझ में आएगी। कल हमने अफबाउ में लिमिटेशन पढ़ी थी उसकी कि वो आयोनाइजेशन नहीं बता पाया, हमारे जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं,
उसमें जब हम उनकी न्यूट्रल एटम्स की आयनाइजेशन करते हैं तो हमें ये नहीं बता पाया था कि क्यों हमारे इलेक्ट्रॉन 4s2 में से निकले, 3d में से नहीं निकले। ठीक है, वो स्लेटर रूल ने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि क्यों हमारे 4s2 में से निकले और 3d में से नहीं निकले। जैसे हम यहाँ पे न्यू एग्जाम्पल ले लें, जैसे जिंक का। ठीक है, एटॉमिक नंबर 30, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो जरा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और ये हो गया हमारे 4s2, ये आ जाएगा 3d10। ठीक है, अब उन्होंने बोला जब हम इस न्यूट्रल एटम की आयोनाइजेशन करते हैं, मतलब हमने यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव बनाना है मान लो। ठीक है, आयोनाइजेशन करनी होगी तो इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। अब हम वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्यों निकालते हैं, यहाँ से क्यों नहीं निकालते। ठीक है, और आपने डी ब्लॉक एलिमेंट आपने जब पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ में कि क्यों 3d को पहले लिखा होता है। पहले तक तो हम 4s2 को पहले लिखते आ रहे हैं, है ना। हमने पोटाशियम तक देखा ना, वहाँ पे देखा कि हमने 4s2 को पहले लिखा, वहाँ पे भी प्रूफ देखा हमने। अब हम यहाँ पे भी प्रूफ देखेंगे कि हम क्यों 3d को पहले लिखते हैं और 4s2 को बाद में लिखते हैं। भरते हम इसी को है, लेकिन हम इसको पहले क्यों लिखते हैं। रूल हम वो ही फॉलो करते हैं कि हमने 4s2 को लिखना है, लेकिन हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स में देख लो चाहे अपना पीरियोडिक टेबल, उसमें आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी होती है सबकी नीचे, है ना। तो उसमें 3d10 पहले लिखा होगा, 4s2 बाद में लिखा होगा। ठीक है, ऐसा क्यों लिखा होता है और हमारे इलेक्ट्रॉन यहीं से क्यों निकलते हैं, यहाँ से क्यों नहीं निकलते, वो बात इसने बताई। उसने इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करा और इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करा। ओके, अब आप इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसकी ग्रुपिंग करना, अभी जल्दी से करिए इसकी ग्रुपिंग और जल्दी से वीडियो पॉज करके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करिए। अब तो आपको करना आ गया है ना, जल्दी से कैलकुलेट कर लीजिए कितना आया मुझे बताइए फिर जल्दी से। इसका आएगा 8.85, इसका आएगा 4.35। यही आया सबका, जिसका जिसका आया वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, अब देखो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा आया लेस एज कंपेयर टू 3d। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, हमारा 4s यहाँ था, 3d यहाँ था। ठीक है, पहले हमारे 4s का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमने कैलकुलेट करा था, पोटाशियम वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वहां पे ज्यादा आ रहा था, इसका मतलब वो ज्यादा क्लोज था। अब क्या हुआ, हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आ गया 3d का ज्यादा। ठीक है, अब क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने की वजह से मतलब वो ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। वो क्या करेगा, टुवर्ड्स द न्यूक्लियस अट्रैक्ट होगा और हमारा 4s चला जाएगा पीछे। ठीक है, मतलब इसकी एनर्जी अब 3d की लोअर हो जाएगी एज कंपेयर टू 4s। ठीक है, लोअर ही होगी एक तरह से, है ना। तभी हमारा 3d है उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा आया है, जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, उसकी अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियर ज्यादा, उसकी एनर्जी कम। ठीक है, और 4s2 की हमारी अट्रैक्शन अब इतनी ज्यादा नहीं हो रही, इसलिए वो हायर एनर्जी का हो जाता है स्लाइटली इससे, और उसकी अट्रैक्शन थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, इसलिए हम 3d को पहले लिखते हैं और 4s2 को बाद में। इसलिए हम, और हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, 4s2 आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है आउटर इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी। अब हमारी आउटर मोस्ट शेल तो हमारी 4s2 बन गई है, तो हम उसी में से निकालेंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, ये हमने किससे पता करा, स्लेटर रूल से। स्लेटर रूल से हमने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाला और हमें ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, अब ये क्लियर होगी बात। अगर आपसे अब कोई पूछे कि क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हम 3d को पहले लिखते हैं, 4s2 को बाद में लिखते हैं, तो आप बोल सकते हो कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो 3d का होता है वो ज्यादा आता है एज कंपेयर टू 4s। ओके, चलिए इतना नोट डाउन करिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन पार्ट है कि इसने हमें अच्छे से बताया कि क्यों हमारा जो कैटायन होता है उसका साइज हमारे पेरेंट एटम से स्मॉल होता है ना। हम ऐसे बोलते हैं ना, जैसे हम Na का एग्जांपल लें कि इसका जो कैटायन होगा इसका साइज एज कंपेयर टू इससे स्मॉल होगा, है ना। ये हमें पता है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाता है, पर इसने अच्छे से एक्सप्लेन किया उसके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को निकाल के। ठीक है, और दूसरा कि क्यों हमारे एनायन का साइज बड़ा होता है। ठीक है, जैसे Cl एंड Cl नेगेटिव की बात करें, इसका साइज बिग होगा एज कंपेयर टू इट्स पेरेंट एटम। क्यों होता है ऐसे, ये उसने यहाँ पे एक्सप्लेन करा। इसको हम कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं एक का, जैसे Na का हम कैलकुलेट करके देखते हैं, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। देखिए Na का एटॉमिक नंबर हमारा
11, ठीक है। क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 यू गेट 10 और ये 11, ठीक है। चलो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करना है हमने 3s के इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। चलिए अब हमने s और p वाले रूल लगाने हैं। सबसे पहले क्या था हमारा 0.35 इंटू जो हमारे सेम शेल में इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब इसमें 3s2 तो नहीं है, 3s1 है, सेम शेल में और कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, इसी इलेक्ट्रॉन का तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना। तो इसमें और कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए 0 प्लस, अच्छा ग्रुपिंग कर लीजिए इसकी पहले, ठीक है। प्लस क्या करेंगे 1.0 इलेक्ट्रॉन क्या है इसमें, कितने 6 7 8, ठीक है, इंटू 8 करेंगे क्योंकि ये हमारी n शेल है और ये n-1 शेल है और ये n-2 शेल है, इसलिए हमने इसको 0.85 ले रहे, ठीक है। n-1 में हम 0.85 ले रहे थे ना, s और p के लिए यही रूल था हमारा। अब करेंगे प्लस हम n-2 के लिए हमारा 1.0 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके, कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कैलकुलेट करोगे जब आप इसको तो इसका आंसर आएगा समथिंग 8.8। अब इसका हम निकालेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक नंबर माइनस ये हमने स्क्रीनिंग कांस्टेंट की जो वैल्यू निकाली है, हमारा कितना है 11 और 8.8, ये आ जाएगा हमारा 2.2, ठीक है। अब इसकी हमारी इफेक्टिव न्यूक्लियर की चार्ज की वैल्यू आई 2.2। अब हमने देखनी है Na पॉजिटिव के लिए। Na पॉजिटिव के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में से ये निकाल देंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे ना, पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया। तो इसके लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करो जल्दी से। अब 2p के लिए करना है तो s और p वाले रूल ही लगेंगे। चलो क्या आएगा 0.35। अब हमारे लिए ये बन गई n शेल और ये बन गई n-1 शेल, क्योंकि इसमें है ना हमारा अब 2p, तो इसको हम n मानेंगे, ठीक है। ये आ गया हमारा इंटू, अब हमने 2p के एक इलेक्ट्रॉन के लिए करना है, बाकी कितने बचे इसके 5, और इसी सेम ग्रुप में हमारे कितने हैं 6 और 7, इसलिए हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ आ गया, सेम ग्रुप के हमारे इलेक्ट्रॉन्स को हमने 0.35 से ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। एक का तो हम निकाल रहे थे, बाकी बचे मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। प्लस हम क्या करेंगे n-1 के लिए हम 0.85 से मल्टीप्लाई करते थे। n-1 शेल अब कौन सी होगी हमारी 1s वाली, कितने इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब जल्दी से इसको कैलकुलेट करिए, कितना आया हमारा 4.15। अब इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करेंगे, Z-S हमारी जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू, यह है हमारे 11 माइनस 4.15, ठीक है, और ये आ जाएगा हमारा 6.85, ठीक है। अब देखो इसका हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू कितनी आ रही है 6 और इसकी 2, ठीक है। अब इसका मतलब इसका साइज स्मॉल होगा कि नहीं होगा, देखो अब इसके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू ज़्यादा का मतलब अट्रैक्शन ज़्यादा का मतलब साइज स्मॉल। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉलो कर रहे थे, एक्सपीरियंस कर रहे थे, तो वो हमारे यहीं पे रहेंगे। अब उनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो हमारे यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन है उनका बढ़ गया, अट्रैक्शन बढ़ गई टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, उसका साइज हो गया स्मॉल, ठीक है। ये हम यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हैं। Cl और Cl नेगेटिव का आप खुद अभी बैठ के वीडियो को पॉज करके या वीडियो के एंड में आप खुद कैलकुलेट करके देखना, फिर आपको पता चलेगा कि किसका साइज स्मॉल है, किसका साइज लार्ज है, ठीक है। वैसे तो हमें पता है कि इसका साइज लार्ज आना है, बट फिर भी आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से कैलकुलेट करके देखना, आपकी थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। चलिए इतना नोट डाउन करिए। अब हम बात कर लेते हैं इनकी लिमिटेशंस की। ने s और p ऑर्बिटल्स को सेम ग्रुप में रखा है, आपने देखा ना 2s2p को सेम ग्रुप में रखा है, 3s3p को सेम ग्रुप में रखा है ना। अब उसने इनको सेम ग्रुप में रख दिया, इसका मतलब क्या है, इनकी स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू सेम रखी है ना। उसने बोला जो सेम ग्रुप में होते हैं उनकी स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू 0.35, दोनों की, s ऑर्बिटल के लिए भी p ऑर्बिटल के लिए भी। लेकिन जब हम रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देखते हैं उसमें हमें पता लगा था, अब फिर से मैं बार बार बोल रही हूँ, जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे मैं वो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, प्लीज वो देख लीजिए, आपको तभी अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। जब हम रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व करी थी तब उसमें हमें पता चला था जो हमारे s ऑर्बिटल होते हैं उनकी पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होती है एज कंपेयर टू p ऑर्बिटल,
ठीक है। इसका मतलब ये होना चाहिए कि पेनिट्रेटिंग पावर जो न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज है उसकी जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू है, उसकी शील्डिंग की पावर जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू पी, है ना। एस ऑर्बिटल की ज़्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू पी, लेकिन इसने तो इन दोनों को सेम ग्रुप में रख दिया, उसने बोला कि नहीं इन दोनों की पावर सेम है, ठीक है। फर्स्ट लिमिटेशन तो ये हो गई। नेक्स्ट उसने क्या किया, एस पी डी एंड एफ ऑर्बिटल सभी के लिए उसने बोला कि हमारे जो n-1 से नीचे वाले ऑर्बिटल्स हैं उनकी वैल्यू सेम होगी किसी भी ऑर्बिटल के लिए। मान लो हमने 3D के लिए कैलकुलेट करना है, n-1 के नीचे वाले ऑर्बिटल्स के लिए हमारी वैल्यू क्या होती है 1, सभी के लिए 1 होती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है ना, इसकी हमारी पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा थी, इसकी उससे कम, इसकी उससे कम, है ना। तो हमारे हर एक ऑर्बिटल की जो कंट्रीब्यूशन होता है स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वो अलग अलग होता है, हर किसी की स्क्रीनिंग पावर अलग अलग होती है हर ऑर्बिटल की, ठीक है। तो इसने तो सभी की एक ही वैल्यू ले ली, सभी की 1.0 ली है इसने, है ना, तो ये बात इसने गलत करी है, ठीक है। लास्ट बात है, ये हैवियर एलिमेंट्स थे जो हमारे हैवियर एलिमेंट्स, उनके लिए स्लेटर रूल्स बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं हो रहा था, अच्छे से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसका बता ही नहीं पा रहा था, स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू बता ही नहीं पा रहा था। ये थी इसकी लिमिटेशन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने बोला एस और पी ऑर्बिटल्स को उन्होंने सेम कंट्रीब्यूशन डाल दिया कि इनका सेम ही कंट्रीब्यूशन होता है, पर ऐसे हमने रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व से देखा कि इसका सेम कंट्रीब्यूशन नहीं होता। नेक्स्ट हमारे एस पी डी एफ ऑर्बिटल्स के लिए सबके लिए उन्होंने बोला इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है ना। अगर मैंने बोला अगर हमें 3D के लिए कैलकुलेट करना है, इसमें जो नीचे है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 है ना, ये सारी इनकी एनर्जीज तो अलग अलग है ना, तो एनर्जीज अलग अलग है तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू सेम कैसे हो सकती है, ठीक है। जिसकी एनर्जी कम होती है उसकी स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होती है, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है उसकी स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू कम होती है, ठीक है। पर वो इस सभी को एक ही मान रहा था, उसने बोला कि जैसे हमने 3D के लिए कैलकुलेट करना है इसको n मान लो, बाकी सभी के लिए इससे लोअर वैल्यूज़ के लिए इसकी हम कंट्रीब्यूशन स्क्रीनिंग कांस्टेंट की 1 ही मानेंगे, है ना। ये ऐसे ये गलत हो गया ना। और लास्ट उसने क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाया, हैवियर एलिमेंट्स के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू को अच्छे से एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया स्लेटर्स रूल, ठीक है। आज के लिए हम इतना करते हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे, अब रिवीजन करेंगे इस पूरे चैप्टर की, एक वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूंगी अगर फ़ोन में हमारा बन गया पीपीटी तो। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसी से रिलेटेड है वो, अगर आपके मैंने पहले देखा तो इस सिलेबस में से निकाल दिया गया था, लेकिन अगर आपकी सिलेबस में है आपने बोला जैसे, तो इसलिए हम वो पहले कर लेंगे, ओके। आज के लिए इतना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छे से चीज़ समझ आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और वीडियो को शेयर करना, ओके, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।